नहीं कर रहे हैं तो अब कर लो। क्यों? क्योंकि टाइम तो है जो जाता जाता है, ठीक है। अब टाइम जो है, जैसा कि आपको पता है स्कूल्स बहुत जल्द ही खुलने वाले हैं, बट उसके अंदर भी जैसा कि आपको पता है स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो क्यों ना हम उस बर्डन को, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुलेंगे बर्डन होगा, बर्डन में पढ़ना हमें अच्छा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि बर्डन, बोझ, हम उसके तले दबना नहीं चाहते, है ना। तो जब हम दबना नहीं चाहते तो हमें क्या करना है? पढ़ना अभी से पड़ेगा। तो अभी हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर हम लोग, टाइम हमारे पास काफी है, ठीक है। आप मस्ती भी कर लो, खेल भी लो, आप हर सब्जेक्ट्स को अगर हाफ हाफ आवर या फिर 1 आवर भी देते हैं, या फिर अपना एक टाइम टेबल या शेड्यूल फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, पुराना टॉपिक, इससे पहले वाला वीडियो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो रहा है? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड हो रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने सर्कुलेशन पढ़ लिया था, ठीक है। सर्कुलेशन के जितने भी वीडियोस हैं उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पुराना जो हमने टॉपिक पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट की उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी बात की थी, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, एज वेल एज हमने माउथ को इन डिटेल पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद माउथ के बाद दूसरे ऑर्गन्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब आ जाती है बात की डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप 10th में हैं, 11th में अगर आप बायो की तरफ जाते हैं, साइंस बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर वापस से पढ़ने पड़ेंगे, रिविजन होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स और बढ़ जाएंगी। तो अभी जितनी डिटेल्स हैं हम जितना उनको पढ़ लें, कैचअप कर लें, वो हमारे लिए अच्छा है। अब क्यों? क्योंकि एग्जाम्स जब आते हैं तो हम बोलते हैं हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना सा हमें लर्न होता है, इतना सा हम लोग लिखते हैं और इतने से मार्क्स आते हैं। ऐसा इन वीडियोस को देखने के बाद आपके इतने से मार्क्स नहीं, आपके काफी सारे मार्क्स आएंगे। पुराने वीडियोस में भी मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं काफी सारी चीजें आपको डिस्कस करती जाती हूँ कि आपको किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को हाईलाइट करना है, किस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट बनाना है, जिससे कि क्या हो, आपको मैक्सिमम नंबर आपको मिल सके, ठीक है। अब हाईलाइट और इन सब चीजों को करने से ही नंबर नहीं आते बच्चों, आपको उसके अंदर आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, पर आंसर्स अप टू द पॉइंट। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, चाहे डिटेल में आए चाहे नहीं आए, अगर 2+3 या फिर 3+3 के रेशियो में अगर आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ईच एंड एवरीथिंग को समझाना पड़ेगा। हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर सपोज करो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी अगर एक भी ऑर्गन अगर हम स्किप करते हैं तो क्या हमारा फूड डाइजेस्ट होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। तो जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम किसी भी ऑर्गन को, जब हम किसी भी चीज को समझा रहे हैं तो उसे स्किप क्यों करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखना, अपने नोट्स बनाना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपको वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग आज दो चीजें पढ़ेंगे, फैरिंक्स और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ईसोफेगस के बारे में। तो माउथ के बाद अगर हम लोग बात करें हमारी बकल कैविटी के बाद यहाँ पर जो ये हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है दैट इज नोन एज फैरिंक्स। फैरिंक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, किसका बना हुआ है? स्कीटल मसल्स का बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्कीटल मसल्स। बच्चों ये आपको जब आप लोअर क्लासेस में थे, इन द सेंस कि अगर आप 10th में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने 9th में, अगर आप 11th में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने 9th या 10th के अंदर आपने मसल्स पढ़े होंगे टिश्यूज के अंदर। तो स्कीटल मसल जो है
ये स्कीटल मसल का बना हुआ होता है। इसके बाद इट सिक्रीट म्यूकस। अब म्यूकस आप लोग बोलोगे कि मैम हमने जब सलाइवा पढ़ा था तो उसके अंदर भी आपने 5% लेस देन 5% ऑफ म्यूकस बताया था। म्यूकस जो है बेटा उसका काम क्या होता है, हमारा जितना भी फूड जो है, फूड जब बना था तो हमने उसे क्या बोला, जब वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हमने उसे च्यू करके क्या किया, सिंपलर फॉर्म में जब डिवाइड कर लिया, ठीक है, जब वो अब डिवाइड हो चुका है तो अब वो क्या बन गया था, बोलस। किसके साथ मिक्स होके, सलाइवा के साथ मिक्स होके क्या बन गया था, बोलस बन गया था। तो बोलस जो बना था, अब उस बोलस को, अब एक वो सपोज करो आपके पास एक टाइट सी बॉल है, ठीक है, आपने फॉइल की एक बॉल बनाई, ठीक है, और उसको आपने किसी भी पाइप के अंदर डालने की कोशिश की। जब तक कोई भी ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा, ठीक है, ग्रीसिंग नहीं होगी, ऑयलिंग नहीं होगी, तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस जो है वो एक दूसरे को, वहां पर फ्रिक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चीजें इजीली जाएगी नहीं, ठीक है। तो उन सबको रोकने के लिए, ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने के लिए क्या काम आती है, हमारी म्यूकस काम में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या होता है, अ ट्रैक्ट, अ कॉमन ट्रैक्ट फॉर रेस्पिरेटरी as well as digestive। किस किस का कॉमन ट्रैक है, रेस्पिरेशन का, और सेकेंडली किसका, डाइजेशन का। कैसे, देखो बच्चों, अब क्या है हमारा ये वाला जो फैरिंक्स पार्ट है, ये क्या है, एक फनल शेप पार्ट है, जस्ट लाइक दिस, ओके। और इसी के नीचे से क्या है, हमारा ट्यूब कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज द ईसोफेगस। अब जब ईसोफेगस इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर माउथ से जब जाएगा फूड, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। हमारी जो एयर है वो कहाँ से हम लोग इनटेक करते हैं, फ्रॉम द लेसर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द माउथ एंड द हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द नोज। तो ये सारी जो है ये कॉमन पैसेज बनता है, नेसल पैसेज, और हमारा माउथ कनेक्ट होता है कहाँ पर, फेरिंक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एयर भी जा रही है एज वेल एज फूड भी जा रहा है ना। तो ये कॉमन पैसेज है किसका, फॉर एयर एंड फॉर फूड। तो अब यहाँ पर क्या है, दो दो पाइप नहीं होते, एक ही पाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक ही पाइप होता है तो अब सोचो, जब हम खाना खा रहे हैं और सांस भी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन कंटिन्यूस करना है, होता है नहीं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक कॉमन ट्रैक्ट जब होता है तो उसके ऊपर जैसे एक शीट लाइक, ठीक है, अब एक मस्कुलर शीट होती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज अ पाइप, ओके, ओवर हियर देयर इज अ मस्कुलर शीट दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस बोलते हैं उसको। तो एपिग्लॉटिस कवर होती है, तो वो क्या काम करती है, व्हेनेवर द फूड वी इनटेक, जब भी हम फूड को खाते हैं या हम जब उसको माउथ से अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, कहां पर, ईसोफेगस से स्टमक की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो एपिग्लॉटिस जो होती है वो सडनली क्लोज एंड ओपन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर कंटिन्यूस जाती है, और उसके अलावा क्या होता है, हमारा फूड जो है हम कंटिन्यूस क्या करते हैं, ले पाते हैं। फूड जो है हम 24 आवर्स नहीं खाते हैं, पर रेस्पिरेशन हम 24 आवर्स करते हैं, इस वजह से यहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। तो यहाँ लिख लो, देयर इज अ muscular sheet over food pipe, और बोल सकते हैं विंड पाइप, क्योंकि ये कॉमन पैसेज है तो हम दोनों में से कुछ भी एक चीज बोल लें, ठीक है। दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम, एपिग्लॉटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब इस एपिग्लॉटिस का काम मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसको, ये उसको कवर करके रखेगा, ताकि फूड की जो एंट्री है वो हमारी नहीं हो। किसको, इसका फंक्शन क्या है, यहां पर लिख लो,
मेजर फंक्शन लिख लो, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, किसके अंदर, इनटू वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंक्स, या फिर आप बोल सकते हो उसको ग्लॉटिस। ओके, दोनों ही चीजें बोल सकते हो आप। ग्लॉटिस के ऊपर कवरिंग है तो एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स को ग्लॉटिस बोलते हैं, तो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है किसके अंदर, लैरिंक्स के अंदर प्रिवेंट करता है। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहां से ही हमारी ईसोफेगस फर्दर कनेक्टेड होगी। तो ये क्या है, एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, किसका बना हुआ है, स्कीटल मसल का बना हुआ है, म्यूकस सिक्रीट करता है, कॉमन ट्रैक्ट है हमारे रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है जो कि फूड पाइप या विंड पाइप के ऊपर होती है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, फूड की एंट्री को रोकना। कहां पर रोकना, ग्लॉटिस के अंदर जाने से रोकना। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फेरिंग्स, ठीक है। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। अब 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइडेड होती है तो फर्स्ट इज नेसो फेरिंग्स, ओके। फर्स्ट इज नेसोफेरिंग, नेसो आ रहा है यानी नेजल कैविटी है हमारी, नोज रिलेटेड है यहाँ पर, तो इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का। किसमें काम में आएगा ये, रेस्पिरेशन के काम में आएगा, ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड इज ओसोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग, एंड थर्ड वन इज larynx, sorry, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, फर्स्ट इज नेसोफेरिंक्स, सेकंड इज ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। आप फेरिंग्स यहाँ पे पूरा लिख लेना, दिस इज ओरोफेरिंक्स। अब इन दोनों का कंबाइनली काम क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव प्लस हमारे रेस्पिरेशन का काम संभालना, ठीक है। इन दोनों का काम, सिर्फ नेसोफेरिंक्स का क्या काम है, रेस्पिरेशन को संभालना, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स का क्या काम है, डाइजेस्टिव एज वेल एज हमारे रेस्पिरेटरी जितने भी फंक्शंस हैं उनको साथ में लेके चलना, हमारी बॉडी को काम करवाना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फेरिंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, माउथ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या पढ़ेंगे, हम लोग ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। छोटी क्लासेस से अब तक हम लोग उसको फूड पाइप बोलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ईसोफेगस, और वी कैन से दैट फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। कितनी बड़ी होती है, 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है हमारी क्या, ईसोफेगस। कहाँ, किसके बाद से किसके बाद तक, हमारे फेरिंग्स खत्म हो रहा है ऊपर, फेरिंग्स को कनेक्ट करती है स्टमक से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड पॉइंट, इट कनेक्ट्स, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन pharynx एंड स्टमक। इसका मेजर फंक्शन क्या है, कनेक्टिंग लिंक हो गई pharynx और स्टमक का, मेजर फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट
food from mouth to stomach। क्या काम है इसका? माउथ से स्टमक तक फूड को क्या करना? ट्रांसफर करना। कनेक्टिंग लिंक होता है फेरिंज और स्टमक का, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पर भी म्यूकस का सिक्रीशन होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है म्यूकस का सिक्रीशन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? ल्यूब्रिकेशन फैक्टर के लिए। तो सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। ओके, तो 4 पॉइंट्स हो गए। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कनेक्टिंग लिंक है हमारे फेरिंक्स और स्टमक के बीच में, ट्रांसपोर्ट करती है कहां से कहां तक? किसको? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, और सीक्रेशन करती है यहाँ पर म्यूकस का। ठीक है, अब अगर हम इसको बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, और मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। यहाँ पर फूड जो है वो किस तरीके से जाएगा? पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट की तरफ, मूवमेंट की वजह से जाएगा। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट में क्या होगा? फूड जब यहाँ है, ऊपर है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन होगा एकदम से, सारा फूड नीचे आएगा, जो नीचे की मसल्स रिलैक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस तरीके से फूड जो है इस 25 सेंटीमीटर पाइप में से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट इज द मूवमेंट, it is a movement of contraction and relaxation। ठीक है, किसका मूवमेंट है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट है। किसका? हमारी मसल्स का। कौन सी मसल्स? स्कीलेटल मसल्स। ओके, तो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट आप लोगों को समझ में आया? तो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट क्या होता है? इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट that helps our bolus to transfer easily। अब यहां पर अगर म्यूकस ना हो और पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ना हो, तो हमारा फूड जो है वो ईसोफेगस के अंदर से स्टमक तक जाएगा ही नहीं। और अगर स्टमक तक नहीं गया है तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? फालतू हो जाएंगे? फालतू नहीं होंगे बच्चों। क्या होगा? जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, उसके बाकी जितने भी ऑर्गन्स है वो तो कंटिन्यूस काम ही कर रहे हैं, अब उन्हें तो एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी तो हम लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे, और बीमार पड़ेंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर जब तक ही हमें संभाल सकता है जब तक हमारी बॉडी की एनर्जी नीड बाहर से पूरी हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करके हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना के रखना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। अभी कोरोना वायरस वैसे ही चल रहा है, इम्यूनिटी को हमको बूस्ट करना ही है। अब इम्यूनिटी बूस्टर्स हम लोग बाहर से ले तो इससे बेटर है कि हम हमारी बॉडी को खुद ही इम्यून उसका स्ट्रॉन्ग कर ले। तो कैसे कर सकते हैं? हेल्दी फूड खाओ, ठीक है, फास्ट फूड बंद कर दो। कभी कभी होता है, चलता है, बट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए हमें इस तरीके से काम करना है कि उसके ऊपर लोड ना बढ़े और हम लोगों की क्या हो? इम्यूनिटी इंक्रीज होती रहे। तो यहाँ पर ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जो कि बोलस को हेल्प करता है ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक शीट होती है। अगर आप लोगों जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, तो ये मैंने जब यहाँ पर स्टमक बनाया था तो ये हमारा हो गया ईसोफेगस। ठीक है, अब इसके बाद एक जे शेप लाइक बैग मैंने बनाया था। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? एक शीट होती है, यहाँ पर एक शीट कनेक्टेड होती है। दिस इज स्टमक,
and this is esophagus. This is the sheet that is known as diaphragm. This sheet is known as diaphragm. ठीक है, अब ये जो शीट है इसका काम क्या है, देखो ये शीट बहुत पतली होती है, मसल्स की बनी हुई होती है, इस तरीके से होती है। ये हमारा ऊपर हो गया, थोरैसिक कैविटी से अटैच होती है। कैसे अटैच होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, हमारी थोरैसिक कैविटी से अटैच होता है, थोरैसिक कैविटी से अटैच होता है, और नीचे वाला पार्ट जो है दैट वर्क्स एज अ डायफ्राम। तो अब जब डायफ्राम की अगर हम लोग बात करें तो डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर शीट है। वो किस तरीके से, इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अटैच होती है। अब यहाँ से क्या है, हमारा ईसोफेगस अटैच्ड है। ईसोफेगस जब अटैच है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पेरिस्टालसिक मूवमेंट हो रहा है, और ये डायफ्राम जो है, जब अब डायफ्राम कैसे काम कर रहा है, थोरैसिक कैविटी से अटैच है, और उसके साथ क्या है, रिबकेज, और रिबकेज के अंदर क्या है, लंग्स। ठीक है, तो जब ये काम कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे ही हमारे लंग्स जब काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होता है, जैसे ही वो काम करते हैं तो वो एक्सपैंड या फिर रिलैक्स होते हैं। जब ये दोनों चीजें हो रही होती है तो क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे और ऊपर की तरफ जाता है, यानी वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो जब हमारा पूरा लंग पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और जब रिलैक्स होता है तो हमारा डायफ्राम इस पोजीशन में आ जाता है। कभी कभी हम लोग खाना खाते समय हमें हिचकी आती है, दैट इज नोन एज हिकअप्स। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा डायफ्राम जो होता है वो उसके अंदर वो जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या तो वो ऊपर की तरफ स्टिक हो जाता है या फिर नीचे की तरफ आना रह जाता है। ये जो प्रॉब्लम होती है काफी कम टाइम के लिए हो रही होती है, और सेकेंडली ये हो रहा होता है दो वजहों से होता है। एक फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकंड थिंग इज दिस, जब हमने अभी एपिग्लॉटिस पढ़ा था तो एपिग्लॉटिस जो होता है उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग प्रॉपर्ली टाइमिंग पे नहीं होती है, तो हमारा फूड जो है वो हमारे विंड पाइप के अंदर जब चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जो हिकअप्स के तौर पे आती है। जब हम पानी पीते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो डायफ्राम का यहाँ पर काम क्या है, एक मस्कुलर शीट है जो कि अटैच होती है, हमारे रेस्पिरेशन में काम में आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, और ये जो लोअर पार्ट है, ये जो पार्ट है ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड है। ऊपर वाला पार्ट इज अटैच्ड विद थोरैसिक कैविटी, लोअर वाला पार्ट इज अटैच्ड विद द एब्डोमिन कैविटी, एंड दिस शीट इज नोन एज डायफ्राम। समझ आया, अपर वाला पार्ट थोरैसिक से अटैच होगा, लोअर वाला पार्ट जो है वो एब्डोमिन कैविटी से अटैच होगा, एंड दिस शीट इज नोन एज द डायफ्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करें, डायग्राम बना लेते हैं, पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे, अब हम थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर सिर्फ मैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आई ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज दी अपर पार्ट एंड दिस इज दी लोअर पार्ट। लोअर पार्ट जो है उससे क्या अटैच्ड है, स्टमक अटैच्ड है। ठीक है, एंड अपर पार्ट से क्या अटैच्ड है, ईसोफेगस, सॉरी अपर पार्ट से क्या अटैच्ड है, फेरिंक्स अटैच्ड है। ठीक है, अपर पार्ट से अटैच्ड है और ये लोअर पार्ट से अटैच है, एंड दिस इज नोन एज दी ईसोफेगस। ठीक है, अब ये अपर और लोअर पार्ट मैंने क्यों बनाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि कितना कितना पार्ट कौन सी मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो टॉप का जो 1/3 पार्ट है, टॉप का जो 1/3 जो पार्ट है वो किसका बना होता है, स्कीटल मसल्स का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, स्कीटल मसल्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो चीज पाई जाती है, अपर फेरिंक्स वाले पोर्शन में जो चीज मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं अपर ईसोफेगस है, तो ईसोफेगल स्पिंचर। स्पिंचर मसल्स का काम मैंने आपको सर्कुलेशन के अंदर भी बताया था, डाइजेशन
हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था इनका काम होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल किसी भी चीज का फ्लो करवाना और क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करना। तो अपर पोर्शन इज नोन एज द अपर ईसोफेगल स्पिंचर, ठीक है, और वो किसका बना हुआ होता है, स्कीटल मसल का बना हुआ होता है, इस वजह से वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है, ठीक है। अब हम लोअर मिडिल वाले की बात करते हैं, मिडिल 1/3 एंड lower 1/3. These both are made up of the combination of skeletal and smooth muscles. Middle वाला पार्ट जो है वो किसका बना है, skeletal प्लस स्मूथ मसल्स का, ठीक है। मिडिल वाला पार्ट जो है वो किसका बना है, स्कीटल और स्मूथ मसल्स का, क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी क्या करना है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट करना है, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने वाले मसल्स की नीड है। फिर जैसे ही हम लोअर पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, हमारी कौन सी मसल्स हम लोगों को मिलेगी, स्मूथ मसल्स मिलेंगी, ठीक है। तो अपर स्कीटल, लोअर स्मूथ और मिडिल में दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें तो लोअर वाले को, जैसे अपर वाले को बोल रहे हैं अपर ईसोफेगल स्पिंचर, तो लोअर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ईसोफेगल स्पिंचर, ठीक है। तो अपर पार्ट इज नोन एज दी अपर ईसोफेगल स्पिंचर एंड दैट इज कनेक्टेड टू दी pharynx, okay, and lower part is connected with the stomach and the part is known as the lower esophageal sphincter. If we talk about कि ये कौन-कौन से मसल्स के बने हुए हैं, तो टॉप 1/3 पार्ट इज मेड अप ऑफ स्कीटल मसल, मिडिल 1/3 पार्ट इज मेड अप ऑफ स्कीटल प्लस स्मूथ मसल्स। क्यों बना हुआ है स्कीटल प्लस स्मूथ का कॉम्बिनेशन से, बिकॉज वी नीड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ओवर हियर, ओके। फिर लोअर 1/3 की बात करें तो किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और उसके बाद ये किससे कनेक्ट होती हैं, हमारे स्टमक से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर पार्शियली, हमने अभी तक बोला माउथ के अंदर क्या काम हो रहा है, पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसका एक मेजर पॉइंट लिख लो यहाँ पर, there is no role of chemical digestion, जो हमने अभी ईसोफेगस के पॉइंट लिखे थे उसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो कि ये कोई भी केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प नहीं करती है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होती है, सिर्फ म्यूकस सिक्रीट होता है, वो किस लिए काम में आता है, ल्यूब्रिकेशन के काम में आता है। तो ये जो चीज है अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कितना लॉन्ग होता है, ठीक है, पार्ट हमने पढ़ लिए, अटैच जो होता है वो हमने पढ़ लिया, थोरैसिक कैविटी से अटैच होता है, एब्डोमेन कैविटी से लोअर पार्ट अटैच होता है, अपर पार्ट इज अटैच विद द थोरैसिक कैविटी एंड द शीट इज नोन एज द डायाफ्राम, ओके। तो बच्चों इनका ज्यादा रोल नहीं होता है। अब जब मेजर रोल स्टार्ट होगा वो किसका होगा, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अभी भी हमारे 4-5 ऑर्गन का काम हमारा बचा है। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे तब तक आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।